और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के दौरे के बाद अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिका में पीएम मोदी की ट्रंप से 8वीं मुलाकात होगी और इस मुलाकात की कवरेज के लिए टीवी 9 की टीम अमेरिका में मौजूद है। टीवी 9 पर ग्राउंड जीरो से लगातार कवरेज जारी है। वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो आप 8 तस्वीरें देख रहे हैं, मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री आखिर कितनी शानदार रही है इसके पहले की मुलाकातों में, वो आप देख पा रहे हैं। मोदी और ट्रंप की 2017 में वॉशिंगटन में पहली मुलाकात हुई थी और फिर अर्जेंटीना और जापान में दोनों नेताओं की जबरदस्त बॉन्डिंग नजर आई थी। हालांकि आपको तस्वीर हम 26 अगस्त 2019 की भी दिखा रहे हैं। फ्रांस में हुई चौथी मीटिंग किस तरीके से यादगार रही। न्यूयॉर्क में हाउडी मोदी कार्यक्रम और अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप रैली भी बेहद यादगार पल उसके सामने आए थे। अब 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है और दोनों दोस्त इस बीच कई बड़े मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में कई अहम समझौते और डिफेंस डील भी किस तरीके से संभव है, इस पर हमारी नजर रहेगी। टीवी 9 संवाददाता मनीष झा इस वक्त अमेरिका में ही मौजूद हैं। वॉशिंगटन से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी ग्राउंड कवरेज वो कर रहे हैं। वॉशिंगटन से मनीष झा की लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। टीवी 9 की टीम इस वक्त अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है। कुछ घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं, जब 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। ट्रंप का 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के बाद जिन चुनिंदा नेताओं से अब तक उनकी मुलाकात हुई है, उसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल होने जा रहा है। इस मुलाकात को लेकर न केवल भारत और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में भी चर्चा का विषय बनी हुई है, खास करके तब जब ट्रंप अगले 4 साल तक किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है वो क्या रहेगी, अमेरिका बाकी दुनिया के साथ किस तरह से संबंध रखेगा, इन सब की जो रूपरेखा तय की जानी है उसमें इस मुलाकात की भी एक खास भूमिका होगी। और इस दृष्टिकोण से अगर देखें आप तो भारत के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। खास करके भारत के चाहे रक्षा सौदे की बात हो या H-1B वीज़ा का मामला हो या फिर इमिग्रेशन का मामला हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टैरिफ का मामला हो, इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच की जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है, उससे ये माना जा रहा है कि न केवल पारस्परिक इशू बल्कि वैश्विक मुद्दा, चाहे रूस यूक्रेन का मुद्दा हो या गाज़ा का मुद्दा हो या कोई दूसरा और मुद्दे हो, उन सब पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इसे लेकर दोनों नेता अपनी मुलाकात में बहुत कुछ तय करने वाले हैं। तो इस पर एक एक जो इससे संबंधित जानकारी है वो टीवी 9 पर हम आपको बताते रहेंगे, इसलिए आप टीवी 9 देखते रहिए और हम अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच इस महा मीटिंग में, उसकी पूरी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, टीवी 9, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। तो ट्रंप कैबिनेट से मुलाकात, जंगी वाहन लड़ाकू विमानों पर बात, अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का क्या एजेंडा है ये आपको हम बताते हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा क्या है, क्योंकि आज अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री। मिनी ट्रेड डील की संभावना है, छोटे व्यापार समझौते संभव है इस दौरान और इसके साथ साथ आयात शुल्क यानी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसे भी घटा सकता है भारत। टैरिफ में छूट दे सकते हैं ट्रंप, जो जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात क्या है, कई बड़ी डिफेंस डील भी संभव है इस दौरान। अमेरिकी दौरे पर जेट इंजन और कई हथियारों पर समझौते हो सकते हैं। तीसरी बड़ी बात क्या है, दौरे को लेकर AI और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग भी एजेंडे में शामिल हो सकता है और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोड मैप पर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। तो भारत कभी भी अमेरिका तेल का बड़ा खरीदार नहीं रहा, यह भी आपको बता दें। आगे तेल खरीदने के समझौते पर भी चर्चा संभव है। अगली बड़ी बात क्या है, आव्रजन और वीजा नीतियां। जी हां, पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से H-1B वीजा की संख्या बढ़ाने को लेकर बातचीत संभव है जब प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। और 5वीं अहम बात क्या है इस दौरे को लेकर, चीन, ब्रिक्स और क्वाड पर प्लान। तो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दादागिरी और क्वाड की अगली रणनीति पर भी डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा हो सकती है। हालांकि वॉशिंगटन में भारत सामरिक साझेदारी फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कहा कि ट्रंप और मोदी की मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा संदेश देने वाली है। It's a fantastic opportunity between the two leaders and two countries. You have to understand Trump is trying to drive change both domestically and internationally, and India is looking at more investments and technology from the US. So I think it's important both leaders understand what are their priorities. They do have a very strong relationship and warmth towards each other.
So I think it's an important occasion to set the agenda for the next 4 years between the two countries and two leaders. तो वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य श्री थानेदार ने कहा कि मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा शानदार है। भारत और अमेरिका की साझेदारी इससे और ज्यादा मजबूत होगी। सुनिए आप। Well, this is an exciting times. You know, Modi ji and Trump have met 2 times before. They had very good chemistry, good meeting, and I am looking forward to this meeting. It is so good that Modi ji is only the second prime minister who is coming to visit Trump after he became president again. And there are a lot of issues that need to be talked about. The tariff is a big issue, the bilateral relationships, commerce, the immigration issues. There is just so much going on, and it's important that Modi ji is here in Washington, D.C. Rebuilding that bond of friendship that he had established with President Trump. So I'm excited. I hope a lot can get done. As an Indian American congressman, I want to make sure that we have strong relationship with US and India. और वॉशिंगटन में ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस देंदियास ने कहा कि भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से भारत की सैन्य भूमिका और बढ़ने वाली है। You like it or not, India is a big country. It's becoming a big power. So with that comes big responsibilities. And from our angle, from the Greek angle, we would love to see India being present in the Red Sea, being present in the Mediterranean, and accepting the role of an important power that it is. Just 2 or 3 days ago, I was discussing the last exercise between the Greek Air Force and the Indian Air Force, and my staff was speaking very highly about the capability of the Indian Air Force. So we would like to see more of you, more of your Air Force, more of your Navy, and a bigger role in the Mediterranean, in Europe, in the world. I assume that that's what Prime Minister Modi is going to discuss with President Trump. And it's good that he's one of the first leaders that meets the American president here in Washington, D.C. मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें वॉशिंगटन डीसी से ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, मैं जानती हूँ रात के 11 बज रहे हैं वहां पर, लेकिन यहाँ सुबह सुबह की हेडलाइंस और सुर्खियां लगातार उसी लिहाज पर है कि आखिर कितना महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये देखिए, इस बात का अंदाजा मुझे इस हिसाब से लगा कि जब मैं वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पर ही था, वहां पर ही कई अधिकारियों ने मुझसे ये पूछना शुरू किया कि अच्छा मोदी आ रहे हैं, मोदी ट्रंप से मिलने आ रहे हैं। यानी कि इस बात की चर्चा अमेरिका में भी है कि ट्रंप अभी किन नेताओं से मिल रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि आने वाले अगले 4 साल में ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी, किस तरह से वो जियोपॉलिटिक्स में आगे बढ़ेंगे। ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि ट्रंप आगे किन किन नेताओं के साथ किस तरह के रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं और फिर आगे वो क्या तय करते हैं। और जाहिर है कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी एक अलग किस्म का रोमांच है, और रोमांच हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस वक्त भले ही बर्फबारी हो रही है, लेकिन सुरभि चुकी अभी एक खास शख्स से आपकी मैं मुलाकात कराता हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नाजिम है। नाजिम जी, आप ही बताइए कि अभी TV9 की टीम कहाँ पर मौजूद है? अभी आप लोग कोलंबिया पाइक वर्जीनिया में है। ये अर्लिंगटन एरिया में पड़ता है, जहाँ पर कि अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा मेमोरियल है। जी, आप डीसी के नज़दीक है। डीसी के नज़दीक हैं। तो यहाँ पर नाजिम मुझे मिले हैं। और तो आप कहाँ से हैं इंडिया में? मैं बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे से? जी। अच्छा, TV9 देखते हैं आप? जी, देखता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, आप लोग इंडियन कम्युनिटी में इसको लेकर कितनी चर्चा है? चर्चा भी बहुत चल रही है, और दूसरी बात ये है कि मतलब कोई हमारा, जैसे अभी आप मुझे मिले तो एक अच्छी चीज़ लगती है कि भाई ये मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ पे, तो हमको ये अच्छा लगता है कि हमारा कोई आ रहा है तो हमको बहुत खुशी महसूस होती है। सही बात है। हाँ, पिछले हफ्ते जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ से ट्रंप साहब ने जिस तरीके से कुछ लोगों को हथकड़ी बना के भेजा, और भारत में तो इसमें बहुत नाराजगी थी, आप लोग इंडियन कम्युनिटी में इसको लेकर यहाँ पे क्या चर्चा चल रही है? चर्चा देखो हो रही है, बट कैसा होता है कि जैसे अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो इट्स गोना बी इलीगल, तो इलीगल को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से मोदी साहब ने भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। सही बात है, बिल्कुल सही। उन्होंने भी यही बोला कि अगर जो इलीगल है तो इलीगल है। आज जैसे हम इतनी मेहनत करके शिद्दोजहद करके यहाँ पे रह रहे हैं, हम एक लीगल माइग्रेंट है यहाँ पे। हम मतलब अभी मैं तो सिटीज़न हूँ, तो उसके हिसाब से
एक वो होता है और कि ये बात सही भी है। देखिए, टीवी 9 के दुनिया भर के दर्शकों को हम बता दें कि अमेरिका की आबादी में से इस वक्त करीब 45 से 50 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, जो कि 1% हिस्सा बनता है, और वो यहाँ की जीडीपी में 6% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो भारत के तमाम ऐसे लोगों पर न केवल अमेरिका को बल्कि भारतवासियों को भी गर्व है ना। और आप लोगों की मेहनत की वजह से, तो आप यही कहना चाहते हैं कि लीगली आप लोग आए हैं, इसी तरह से सब लीगली आए, डंकी रूट से ना आए। बट उनका एजेंडा कुछ और है ट्रम्प साहब का, कि जैसे आपने अभी इंडिया में भी हाल में देखा होगा कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है दूसरे देशों के, जो हमारे यहाँ पे आके छुप गए, जो रह रहे खा रहे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलत काम मत करो। अगर आपको नहीं होता है या नहीं आपके पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप ऐसी कुछ चीज़ें करो कि जो आपके बिहाफ में बेटर हो, ना कि आप लोगों के सामने ये साबित हो जाए कि आप बेकार हो या क्रिमिनल हो। सुरभि, इस वक्त अमेरिका में रात के 11 बज रहे हैं। नाजिब इस वक्त भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, और देखिए कितनी क्लैरिटी के साथ वो बता रहे हैं कि असली में ट्रंप की पॉलिसी में जो इमिग्रेशन वाला एंगल है वो वाकई में क्या है, और भारतवासी इसको किस रूप में देख रहे हैं, भारत की सरकार किस तौर पर देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर जो रहने वाले आप लोग हैं, भारतवासी सब, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या बातचीत होनी चाहिए? वो बातचीत जैसे अभी स्टूडेंट पे या फिर जो भी लीगल माइग्रेंट्स वगैरह है, उन पे कुछ डिस्कशन होने वाला है। इतना एलैबोरेशन तो हुआ नहीं है, क्योंकि अभी देख रहे हो आप हालत बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि दिन पे दिन कैसा है कि अभी बीच में स्नो नहीं था, बट अचानक में आज चालू हो गया है। सही बात है। तो इस बीच में हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा यहाँ का मौसम का भी हाल दिखा दें। हमारे कैमरामैन रोहित कनौजिया आपको दिखा रहे हैं कि देखिए अमेरिका में किस तरह से बर्फ गिर रही है। लेकिन ये भी बात मानिए कि एक बार जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात होगी तो उस गर्मजोशी से बहुत सारे मसले जो कि इस वक्त पेंडिंग पड़े हैं, उस पर जो जमी बर्फ है वो पिघलेगी। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो चाहे H1B वीज़ा का इशू हो, ग्रीन कार्ड बैकलॉग का इशू हो, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक और खास बात है, वो ये है कि ट्रंप आने वाले दिनों में चीन की चुनौती से कैसे निपटेंगे, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका की एक साझा रणनीति बनने वाली है, और जो जल्दी हमें दिखाई देगी। और इससे संबंधित एक एक डिटेल टीवी 9 अमेरिका से लगातार अपने दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाएगा। शुक्रिया मनीष, लगातार आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए इस वक्त आपका। और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे की। अमेरिका दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल कांग्रेस में हैं। आज पीएम मोदी फ्रांस के मार्सिले पहुंचे। उन्होंने मार्सिले में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने डिनर भी दिया। और तो इससे पहले पीएम मोदी ने पेरिस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस के परिवार से मुलाकात की। वेंस फैमिली के साथ पीएम की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। तो एआई समिट में भी पीएम ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया, एक बड़ा मैसेज दिया। साथ ही उन्होंने भारत में होने वाले अगले एआई समिट की मेजबानी पर भी खुशी जाहिर की। सीईओ फोरम में भी पीएम मोदी ने भारत को निवेश के लिए बेस्ट कंट्री बताया। और भारत और फ्रांस सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारा मंत्र। भारत में निवेश का यही समय, सही समय। भारत में पिछले एक दशक में बड़े बदलाव आए हैं। भारत जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारी प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। क्या कहा, सुनिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हुए आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है, जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। साथियों, आप में से अधिकतर कंपनियां भारत में पहले से मौजूद है। एरोस्पेस, पोर्ट्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेयरी, केमिकल्स और कंज्यूमर गुड्स जैसे अलग अलग क्षेत्रों में आप सब हैं। भारत में बीते एक दशक में जो बदलाव आए हैं उससे आप भली भांति परिचित हैं। और वहीं पेरिस के बाद मार्सिले पहुंचे हैं पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वीर सावरकर पर। पीएम मोदी का पोस्ट, वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारत की स्वतंत्रता की खोज में मार्सिले का विशेष महत्व है, ये बात भी रेखांकित की है। मार्सिले के लोगों ने कहा था सावरकर को ब्रिटिश हिरासत में ना सौंपा जाए।
ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मार्सले पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी पेरिस के बाद, और वहां पर पहुंचकर वीर सावरकर पर प्रधानमंत्री का पोस्ट भी सामने आया, जहां उन्होंने वीर सावरकर की बहादुरी का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, वो प्रेरित होती रहेंगी, इंस्पायर होती रहेंगी वीर सावरकर से, उनकी बहादुरी से। भारत की स्वतंत्रता की खोज में मार्सले का क्या खास महत्व है, यह भी बताया है प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में। और राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन को लेकर इस वक्त खबर आ रही है। 87 साल की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने ली है। ब्रेन हैमरेज होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। लखनऊ के SGPGI में उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें, अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ गई थी, और अब से कुछ ही मिनट पहले उनके निधन की ये खबर आई है। हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, कुछ दिन पहले देखा गया था कि कैसे न्यूरो केयर हॉस्पिटल में उनमें एडमिट किया गया था, लेकिन हालत इतनी क्रिटिकल थी कि उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया था। जी बिल्कुल, बीते लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और इससे पहले भी 2 बार उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और लेकिन अच्छी बात ये थी तब वो रिकवर करके वापस आ गए थे। लेकिन दुखद खबर ये है कि इस बार बहुत संघर्ष किया उन्होंने अस्पताल में, लेकिन अंत तक डॉक्टरों की कोशिश के बाद उनको बचाया नहीं जा सका। 87 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लखनऊ के SGPGI में उन्होंने बुधवार को आज सुबह आखिरी सांस ली, और लगभग 8 बजे के आसपास उन्होंने आखिरी सांस ली। ब्रेन हैमरेज की शिकायत के बाद उनको पहले अयोध्या में भर्ती कराया गया था और उसके बाद लखनऊ रेफर किया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था, और आज उनका दुखद निधन हो गया। बीते लगभग 3 दशक से वो रामलला के मुख्य पुजारी थे और रामलला की सेवा कर रहे थे। 1992 का जो बाबरी विध्वंस था, उस दौरान भी वो उसके चश्मदीद थे, मुख्य भूमिका में थे, और एक लंबा अरसा रहा है जब भगवान रामलला और अयोध्या से उनका पुराना नाता रहा है, और जो लोग भी अयोध्या जाते हैं, रामलला के पूजन के लिए जाते थे, उनसे उनका नाता रहा है। तो एक बड़ी क्षति है अयोध्या के लिए, भगवान रामलला के चाहने वालों के लिए, और उनके मुख्य पुजारी की भूमिका में एक लंबे अरसे से, एक लंबे समय से वो थे। लेकिन आज उनका दुखद निधन हुआ है, और उसके बाद पूरे अयोध्या और उत्तर प्रदेश में भगवान रामलला को चाहने वालों में शोक की लहर है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विपिन आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई से खबर है, जहां मुंबई में GBS वायरस से पहली मौत हुई है। नायर अस्पताल में 53 साल के शख्स की मौत हुई है। महाराष्ट्र में बीमारी से अभी तक 8 लोगों की मौत हो गई है। तो GBS वायरस का जो खतरा है वो महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले पुणे से भी केसेस सामने आए थे, और अब मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में GBS वायरस से पहली मौत की खबर सामने आ रही है, जो चिंता बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बाकायदा अस्पताल में अलग से GBS वार्ड भी बनाया गया है। नायर अस्पताल में 53 साल के शख्स की मौत हुई है। महाराष्ट्र में बीमारी से अभी तक 8 लोगों की मौत हो गई है। जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। जयप्रकाश, डॉक्टर्स की तरफ से क्या बताया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा खतरा महाराष्ट्र के अंदर देखा जा रहा है GBS सिंड्रोम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में GBS के करीब 197 मरीज हो गए हैं। एक मुंबई में मरीज की मौत हुई है नायर अस्पताल में, और ये जो मरीज है ये करीब 15 दिन से जो है वो एडमिट थे VN देसाई अस्पताल में, वार्ड बॉय का ये काम कर रहे थे, और नायर अस्पताल में इनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। 53 साल के ये थे, वडाला के रहने वाले, और GBS से मुंबई में ये पहली मौत है। इसके अलावा पुणे में और पिंपरी चिंचवड़ में 7 जो है मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। 173 जो मरीज हैं GBS के वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 23 मरीजों में अब तक GBS के लक्षण पाए गए हैं, और GBS लगातार सिंड्रोम जो है वो अपना पैर फैला रहा है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो पुणे, पिंपरी चिंचवड़, सोलापुर, कोल्हापुर, नांदेड़ और अब मुंबई में GBS के जो मरीज हैं वो पाए गए हैं, और एक मरीज की मुंबई में पहली मौत हुई है। मुंबई में अब तक कोरोना का तकरीबन 5 मरीज हैं, जिसमें 3 मरीज नायर अस्पताल में है, एक सेवन हिल अस्पताल में है, और एक मरीज जो है प्राइवेट अस्पताल में है। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चिंता की बात इसलिए भी क्योंकि मुंबई से ये पहली मौत का मामला सामने आया, और लगातार जो पैर है वो पसारता हुआ नजर आ रहा है इस वायरस का सिंड्रोम, जिसका नाम है GBS, और ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों से इस वक्त की ये खबर आ रही है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को लेकर जल्दबाजी में नहीं है पार्टी। राज्य स्तर पर गठबंधन के मूड में कांग्रेस, और असम में छोटे दलों से कांग्रेस के गठबंधन को लेकर यह खबर बढ़ी है। यूपी में एसपी से सम्मानजनक गठबंधन के लिए तैयार है। संसद में इंडिया दलों के साथ तालमेल बनाने की
कोशिश को लेकर इस वक्त ये कांग्रेस सोर्सेस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस इस वक्त जिस लिहाज से ये फैसला लिया जा रहा है, मतलब जरा इसका समझाएं। ये देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर जो तमाम चर्चाएं दिल्ली के चुनाव के बाद आई कि कांग्रेस पार्टी की वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है उनके सूत्रों ने कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने गोवा हो या उत्तराखंड हो, गुजरात हो, तमाम राज्यों में जाकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस का नुकसान किया, तो हमने तो उस पर कुछ नहीं कहा। तो ऐसे में हम पर तोहमतें न लगाई जाएं। और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, राज्य के चुनाव में राज्य के दलों के लिहाज से फैसला लिया जाएगा। और जो तमाम दल इस तरह की बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जानी चाहिए, तो फिलहाल कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने के मूड में भी नहीं है। उसका कहना है कि अभी बिहार में चुनाव है, वहां उसका आरजेडी से गठबंधन है, असम में चुनाव है, वहां छोटे दलों से गठबंधन है, और यूपी में जब चुनाव आएगा तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ सम्मानजनक समझौता कर लिया जाएगा। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की अभी फिलहाल उनको जरूरत नहीं दिखाई पड़ती है। सिर्फ संसद में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए या उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए इंडिया गठबंधन रहेगा। बाकी राष्ट्रीय स्तर पर आप कह सकते हैं फिलहाल इंडिया गठबंधन उस भूमिका में नहीं नजर आएगा, ऐसा कांग्रेस का मानना है। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में जो रार है वो खुलकर सामने आ गई। बिल्कुल, और फिलहाल दिल्ली की हार के बाद जिस तरीके से इसकी समीक्षा की जा रही है और जिस तरीके से फैसला लिया जा रहा है, उसके बारे में कुमार विक्रांत हमें बता रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के लिए कोई जल्दबाजी कांग्रेस नहीं दिखा रही है, लेकिन राज्य स्तर पर गठबंधन को लेकर उसकी तैयारी कैसी है, यही खबर। और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। मकोका लगाने की तैयारी में है अब दिल्ली पुलिस। जो जानकारी सामने आ रही है, गिरफ्तारी के बाद मकोका लगाएगी दिल्ली पुलिस। सोर्सेज से यह खबर, गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने 12 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की है। यूपी, राजस्थान और दिल्ली के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की रेड है। पुलिस को शक है आप नेता कर रहे हैं मदद, यह भी सोर्सेज से खबर है। अमानतुल्लाह खान की दिल्ली के मीठापुर में मिली है आखिरी लोकेशन। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, जो पुलिस का एक्शन, इसके बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी क्राइम ब्रांच और इसके अलावा स्पेशल सेल की जो टीमें हैं वो मेरठ इलाके के अंदर मौजूद है और जो भी संभावित ठिकाने हो सकते हैं अमानतुल्लाह खान के, उन तमाम ठिकानों पर रेड की जा रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस में जो अमानतुल्लाह के खिलाफ पुराने केसेस दर्ज हैं वो तकरीबन ऐसे 22 केसेस हैं जिनकी पूरी लिस्ट तैयार की गई है। और अब जैसे ही अमानत की गिरफ्तारी होती है, जैसे कि दिल्ली पुलिस उम्मीद जता रही कि अगले 24 घंटे के अंदर अमानत सलाखों के पीछे होंगे, तो गिरफ्तारी करते ही कोर्ट में मूव कर सकती है दिल्ली पुलिस मकोका लगाने को लेकर एक अपनी अर्जी दाखिल, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि अमानत की जो मुश्किलें वो काफी बढ़ सकती है। तो फिलहाल अमानत के ऊपर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से कर ली गई है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।